हेलो पीपल, वेलकम टू ऑल। चलो आज क्या कर रहे हैं आज हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं पढ़ाई से। आज हम पढ़ाई नहीं कर रहे, आज हम बेसिकली एक खुद को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, आप सबको पता होगा, आपने थंबनेल भी देख लिया है। फाइन, आज आपको पता है हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो क्या है, एनटीएससी। एनटीएससी के बारे में अभी तक डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक एग्जाम होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। फाइन, ये हमारा नाम से क्लियर है, ये नेशनल लेवल पे हमारे टैलेंट को सर्च करता है कि हमारे इंडिया में कितने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, अकेडमिकली जो खुद को प्रूव कर सकते हैं, उनको बेसिकली एक सर्च करने का फिल्टर है ये। ठीक है, और अगर आप भी अपना एक चांस ट्राई करना चाहते हो कि भाई आप में कितना टैलेंट है, आर यू वन ऑफ देम, तो डेफिनेटली एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए। प्लस सिर्फ उन बच्चों को नहीं जिनको लगता है कि वो क्लियर कर सकते हैं, बल्कि हर बच्चे को करना चाहिए। देखो कई बार क्या होता है, हम सबको पता है सीबीएसई हमारा एक सब्जेक्टिव पेपर है, जो हम बोर्ड का पेपर देते हैं, स्कूल का पेपर देते हैं, दैट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। ठीक है, अब जो ये एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कई बच्चे जो सब्जेक्टिवली इतना ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते, बट कई बार क्या होता है वो ऑब्जेक्टिवली बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। सम स्टूडेंट्स आर लाइक दैट, दे आर नॉट एबल टू राइट इन डिटेल, बट दे हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, तो वो बहुत अच्छे से ऐसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स वगैरह को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा एग्जाम है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिया जाता है। फाइन, और इसके हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर मैं आपको एक तरीके से बताऊं, तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमें एनटीएससी देना ही क्यों चाहिए, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखो पहली तो क्या है, आपको नेशनल लेवल पे प्राइड, योर प्राइड ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको कहीं भी एक रिकग्निशन मिलता है कि हाँ भाई ये बच्चे ने एनटीएससी क्लियर करा हुआ है, ये बच्चा 10th में इतना फोकस था अपने करियर पे कि उसने उस टाइम पे इतना डिफिकल्ट एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया। ठीक है, मैं सिर्फ इस एग्जाम को डिफिकल्ट बोल रही हूँ, अगर आप इसका आगे जाके जब सिलेबस और पैटर्न वगैरह देखोगे, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये नेशन की प्राइड होती है, आपका स्कूल आपको रिकॉग्नाइज करेगा। आप कहीं कॉलेज वगैरह में जाओगे, अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो वहां भी आपको रिकॉग्निशन मिलेगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने एक नेशनल लेवल का एग्जाम क्लियर करा हुआ है। अगर दो बच्चे हैं, आप और दूसरा बच्चा, दोनों के मार्क्स सेम है, और आपने अगर एनटीएससी क्लियर किया गया है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट प्रेफरेंस। फाइन, अगर हमारी कोई इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें हमें बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, जैसे अब कई यूनिवर्सिटी है, आईआईटी वगैरह, उनमें तो क्या है कि अपना एग्जाम होता है, बट कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें अपने एग्जाम नहीं होते, उसमें वो सीबीएसई के थ्रू वगैरह बच्चे लेते हैं, तो वो भी इस चीज को प्रेफर करते हैं कि हाँ इस बच्चे के पास एनटीएससी की रैंक है, तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। अगर आप आगे जाके कोई भी पब्लिक जॉब करते हो, पब्लिक सेक्टर में, जैसे आप कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जाते हो, या फिर इवन कि आप कॉर्पोरेट जॉब में जाते हो, तो वो लोग भी इस चीज को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। उनके लिए भी एक सॉर्ट ऑफ ये एक रिस्पेक्ट का सिंबल होता है कि हाँ भी हमारे पास इतने एनटीएससी रैंक होल्डर्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग भी इस चीज को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। पब्लिक सेक्टर, आप कल को कोई गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह में जाओगे, तो ऑलरेडी आपने एक इंडिया का गवर्नमेंट लेवल का एग्जाम क्लियर कर रखा है, तो वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट देगा। ठीक है, इसके उन सब के साथ में एक होता है स्कॉलरशिप। ठीक है, जो ज्यादातर बच्चे अगर जो ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं भी सोच रहे, तो भी वो इसको क्या करते हैं, एक स्कॉलरशिप के लिए करना चाहते हैं। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है, बता रखा है कि भाई कई बच्चे होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, बट वो किसी भी रीजन की वजह से अपनी पढ़ाई अगर नहीं कर पाते, तो ये एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप क्लियर करके अपने आगे की जो एजुकेशन है वो कुछ लेवल तक, कुछ परसेंटेज तक गवर्नमेंट से स्पॉन्सर करवा सकते हो। जैसे कि आपके जो पास जो 11th-12th होती है, उसमें आपके पास ₹1250 पर मंथ करके कुछ होता है, वो आपको मिलता है। ठीक है, ऐसे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, पहले ग्रेजुएशन की बात करते हैं, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, इन सब में इन्होंने कुछ ना कुछ डिटेल करी हुई। लाइक इसमें ₹2000 पर मंथ दे रखा है शायद। ठीक है, हर महीने 2000 रुपए आपकी जो भी ग्रेजुएशन की फीस होती है, उसमें 2000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से आते रहेंगे। और इसमें तो 7-7 हजार तक चली जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन में तो 7,000 तक चली जाती है। ये हमारी यूजीसी जो होती है, यूजीसी जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग होता है ये।
ठीक है, आपको वैसे भी पता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन जब लोग करते हैं तो उनके लिए मिलते हैं, आगे डॉक्टरेट वगैरह के लिए आपके पास अलग से कुछ वो होती हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो एनटीएससी एक तरीके से अब आपको पता चल गया इसके कितने सारे फायदे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की कोई चीज है। अब कौन बच्चे इसको दे सकते हैं? ठीक है, हु कैन अप्लाई, एक हमारा टॉपिक आ गया, हु कैन अप्लाई। देखो, सिर्फ जो 10th के बच्चे होते हैं, जो करंटली 10th में हैं, वही इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, जो अभी हमारे 10th के स्टूडेंट्स हैं वो ही इस एग्जाम को दे सकते हैं, और वो भी डायरेक्टली नहीं दे सकते। आई वॉन्ट यू टू हाईलाइट दिस वेरी थिंग, वो डायरेक्टली एग्जाम नहीं दे सकते, वो सिर्फ वाया स्कूल ही एग्जाम दे सकते हैं। मतलब वो इंडिविजुअली इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा बाद में जब हम ग्रेजुएट वगैरह हो जाते हैं या आफ्टर 12th भी क्या होता है, हमने कहीं से पढ़ा, कहीं से डाउनलोड वगैरह कर लिया और हमने खुद फॉर्म फिल करके दे दिया। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें आपको स्कूल के थ्रू ही करना पड़ता है। और ऐसा मत सोचो कि आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी, स्कूल डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि स्कूल के लिए भी एक तरीके से स्टेटस सिंबल होता है कि हाँ भाई उनके बच्चों ने जो है वो क्लियर कर रखा है, एनटीएससी क्लियर कर रखा है। ठीक है, उनके लिए भी एक बहुत प्राइड की बात होती है। जैसे आप देखते हो ना कि जो स्कूल्स होते हैं वो अपने आईआईटी जेई और इन सब के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको कितना एक तरीके से हाईलाइट करके दिखाते हैं कि हाँ हमारे पास इतने आईआईटीएंस हैं और समथिंग। तो वैसे ही ये स्कूल के लिए बहुत ज्यादा प्राइड सिंबल होता है। सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड प्लस कई ऐसी स्कूल्स है जो खुद बच्चों को एनकरेज करती है। बट इफ दे आर नॉट डूइंग दिस वेरी थिंग, इट्स ओके, यू कैन कंसल्ट योर टीचर दैट आई वांट टू अप्लाई फॉर एनटीएससी, और उन्हें करना चाहिए। ठीक है, और मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ईच एंड एवरी किड, ठीक है, हर बच्चे को, चाहे उसको लग रहा है कि मेरे 60% मार्क्स भी आने वाले बोर्ड में, एवरी किड शुड अप्लाई। ठीक है, ये हर बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं अभी आपको इसका सिलेबस बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ये एक तरीके से कुछ नहीं है, आपका कोई अलग से आपके ऊपर प्रेशर नहीं है आपको, बल्कि ये हेल्प करेगा आपके सीबीएसई के एग्जाम में। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन कर ली तो आपका सीबीएसई का एग्जाम भी बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता रही हूँ, इसका पैटर्न बताती हूँ मैं आपको बेसिकली कि इसका पैटर्न किस हिसाब से आपको इसमें पढ़ना है, कि आपके पास थोड़ी सी इसकी एक तरीके से नॉलेज हो कि आपको पढ़ना कैसे ये। ठीक है, अब देखो, इसका जो हमारे पास एग्जाम आता है वो बेसिकली 2 स्टेजेस में डिवाइड होकर आता है। ठीक है, जो पेपर आता है वो 2 स्टेजेस में आता है, एक आता है नेशनल लेवल पे और फिर एक आपका जाता है पहला वाला स्टेट लेवल का होता है और दूसरा वाला नेशनल लेवल का होता है। आपके पास 2 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है स्टेज 1 और एक आपका क्या होता है, स्टेज 2 होता है। ठीक है, पहले आपको स्टेज 1 क्लियर करना है, तब आप स्टेज 2 पे जा पाओगे। ये आपका क्या होता है, ये आपका स्टेट लेवल पे आता है, ये आपका कहाँ जाता है, ये आपका नेशनल लेवल पे जाता है। ठीक है, ये 2 स्टेजेस हैं आपके पास, स्टेट और नेशनल लेवल हो गया। अब इसके बाद में स्टेज 1 में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, इन दोनों में ही जो होते हैं पेपर का पैटर्न सेम होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि इसका पेपर हमारा जो SCERT है, SCERT क्या है, हमारा स्टेट बोर्ड जो होता है ये सेट करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो पेपर होता है वो स्टेट बोर्ड से इन्फ्लुएंस होता है, जबकि स्टेज 2 वाला जो पेपर होता है वो हमारी NCERT डिसाइड करती है, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड होता है, लाइक CBSE हो गया, ICSE हो गया। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंस मेन है इन दोनों स्टेजेस में। और ऑब्वियस बात है कि अगर 3 लाख लोग जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से 1 लाख लोग होते हैं जो स्टेज 1 पे क्लियर करते हैं। ठीक है, 3 लाख में से 1 लाख होते हैं जो स्टेज 1 क्लियर करते हैं, और फाइनली सिर्फ 3000 स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक तरीके से एनटीएससी रैंक होल्डर्स होते हैं, मतलब वो सिलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से फॉर स्कॉलरशिप एंड अदर बेनिफिट्स। तो आपको पता तो चल ही रहा है कि पहला वाला लेवल ही कितना खतरनाक होगा और फिर दूसरा वाला तो कितना ही खतरनाक होगा। तो ये मेजर डिफरेंस होता है इनका, कि हाँ आपको पढ़ना थोड़ा इस हिसाब से पड़ेगा कि आपको ये सब चीजें का पता हो। ठीक है, बाकी कुछ ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि दोनों ही पेपर में 2 पेपर्स आते हैं बेसिकली। ठीक है, ये कितना होता है, 2 घंटे का पेपर होते हैं दोनों, और 100 मार्क्स के होते हैं और 100 ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। और बेसिकली इसमें 2 पेपर आते हैं। 2 पेपर कैसे आता है, पहले आता है मैथ, दूसरा आता है सैट। मैथ कौन सा होता है, मेंटल एप्टीट्यूड का होता है।
ठीक है। तो मेंटल एप्टीट्यूड के लिए आपको स्टेज 1 के लिए एक बुक आती है MTG करके, ठीक है, MTG करके एक बुक आती है। या फिर जो आपके बाकी एंट्रेंस होते हैं, जैसे मान लो आपने और ज्यादा जो छोटे मोटे एंट्रेंस होते हैं, ओलंपियाड्स वगैरह वो सब दे रखे हैं, SFO वगैरह, तो NSO वगैरह, तो आप आराम से मैट क्लियर कर लोगे। हाँ, स्टेज 2 के लिए आपको मैट के लिए क्या करना पड़ता है, RS अग्रवाल अच्छे से करनी होती है, ठीक है। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये कैसे कैसे पढ़ना कैसे है आपको, ठीक है। सैट में आपके क्या होते हैं, स्कॉलास्टिक होते हैं। तो स्कॉलास्टिक में आपके पास बेसिकली 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला होता है मैथ्स, दूसरा होता है साइंस, आपका जो जी साइंस आप जनरल साइंस पढ़ते हो, और तीसरा आपका होता है सोशल साइंस, ठीक है। ये इस हिसाब से होता है। अब अगर मान लो 100 मार्क्स का ये पेपर आ रहा है और 100 मार्क्स का ये पेपर आ रहा है, तो 100 मार्क्स के इसके तो आपको 100 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं, इसके 40 आते हैं और इसके 40 आते हैं। 40 40 80 एंड 20, तो ये हो गया 100, इस हिसाब से आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड योर हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी वुड बी इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये हो जाएगा हमारा। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपका मैथ्स और साइंस जो होता है वो सेम है फॉर द स्टेट बोर्ड एंड द CBSE बोर्ड, लेकिन जो आपका SST है, मैं आपको इसको हाईलाइट करके बता देती हूँ, जो आपका SST है, ठीक है, जैसे इसमें आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 का थोड़ा सा डिफरेंस है, वैसे SST में आपको स्टेज 1 के लिए आपका स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप अगर हरियाणा में रहते हो तो आपको हरियाणा बोर्ड की जो बुक्स है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि अगर कोई टॉपिक का डिफरेंस है जो आपके CBSE में आता है, स्टेट बोर्ड में नहीं आता, या स्टेट बोर्ड में आता है CBSE में नहीं आता, तो वो आपको पढ़ना पड़ता है। और ठीक है, यहाँ पे कौन सा बोर्ड कंसिडर होता है, स्टेट बोर्ड। और जो आपका स्टेज 2 होता है उसमें आपके CBSE और ICSE बोर्ड जो होता है, ठीक है, उसकी बुक से पेपर आता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा ध्यान से जब SST का पढ़ोगे तो उस हिसाब से आपको ये सिलेबस करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें स्टेज 1 पे है, और अगर हमारी CBSE की बुक्स हैं तो हमें हमारे स्टेट की बुक्स पढ़नी है। और इफ यू आर फ्रॉम हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और समथिंग काइंड, और अगर आपने स्टेज 1 क्लियर कर लिया है तो स्टेज 2 के लिए आपको CBSE की बुक्स ही पढ़नी है, ठीक है, और डिटेल्ड वे में पढ़नी है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ NCERTs पढ़नी है, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप NCERTs ही पढ़ते हो तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी स्टेट बोर्ड की जो भी आपकी बुक्स होती है वो पढ़ लेना, ठीक है। अब एक होता है कि ये पेपर होता कब है, जो आपका स्टेज 1 होता है वो आपका होता है फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर को, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी आपके पास बफर कितने कितने टाइम होता है, लेकिन ये फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर को होता है। और उसके बाद में ये आपका जो रिजल्ट होता है ये आपका एग्जाम हो गया, ठीक है, और जनवरी में जाके आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। ऐसे ये मई में आपका एग्जाम होता है, मई में आपका एग्जाम होता है, और बाद में जून में जाके आपका एग्जाम आ जाता है, क्योंकि उनको आगे स्कॉलरशिप स्टार्ट करनी होती है, तो जून तक आपका सॉरी यार क्या हो रहा है ये, ठीक है, आई डोंट लाइक ओवर राइटिंग्स एंड ऑल, बट सॉरी, ये आपका रिजल्ट आ जाता है जून में जाके आपका रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि उनको आगे स्कॉलरशिप वगैरह जो है अवॉर्ड करनी पड़ती है। अब देखो पढ़ने का तरीका, आपके पास जो मेजरली सिलेबस होता है इसका, जो आपका सिलेबस आएगा वो किस किस का आएगा, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। मैथ है, मैथ तो कॉमन होता है, तो मैं तो बोलती हूँ जो बच्चे 8th पढ़ रहे हैं ना वो अपनी 8th में ही इस चीज को कवर कर ले, 8th में अपना मैथ कवर करके रख लो अपना। जो बच्चे हैं भाई पता होता है हमें कि 8th में इतना ज्यादा नहीं है, वैसे भी 7th के कंपैरिजन में बच्चों को 8th इजी लगती है, तो अपनी एक RS अग्रवाल की बुक खरीदो मेंटल एप्टीट्यूड की, और थोड़ा थोड़ा करते करते पूरे साल में एक बार कर जाओ, ठीक है, एक बार 2 बार जितनी बार कर सकते हो कर जाओ, फिर 9-10 में टाइम मिले तो तब भी कर लेना, ठीक है। अब आपका जो सैट होता है उसमें जो आपका सिलेबस आता है, इसका जो आपका सैट का बेसिकली सिलेबस होता है, इसमें ये लोग कहते हैं, हेलो पीपल, ठीक है, तो ये जो आपका सैट का सिलेबस होता है इसमें लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग 6 to 10th का हम सिलेबस देंगे, बट एक्चुअली जो सिलेबस आता है वो 9th और 10th का ही आता है,
ठीक है। तो थोड़ा बहुत उसको भी याद रखो, 6, 7, 8 का साइंस SST ध्यान रखो। देखो मैथ्स साइंस में तो रिपीटेटिव होता है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। हाँ SST का होता है थोड़ा सा, तो उसका थोड़ा ध्यान रख लो, ठीक है। मैंने आपको बताया अक्टूबर है, अप्रैल वगैरह है आपके पास, तो आप उसके हिसाब से आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा कवर हो जाएगा, मैट और सैट क्लियर हो गया। अब देखो हमें सिर्फ ये जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इसके मैंने आपको इतने सारे बेनिफिट्स बताए, बट इसके कई हिडन बेनिफिट्स होते हैं। हिडन बेनिफिट्स कैसे होते हैं, जैसे देखो कि हमारे हिडन बेनिफिट्स क्या हो गए कि डेफिनेटली अगर हम एक ऐसे इतना अच्छा एग्जाम दे रहे हैं, देखो मैं एक पेपर पे इसलिए करने की कोशिश करती हूँ कि आपका एक मैप टाइप क्लियर हो जाए। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू कैन टेक आउट द प्रिंट आउट एंड देन यू कैन पेस्ट इट समवेयर इन योर रूम, ताकि आपको ये बार बार दिखता रहेगा। अगर मैं अलग अलग स्लाइड्स बनाऊंगी तो आप अलग अलग पेपर तो पेस्ट नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जैसे ये वाली जो क्लासेस होती हैं कि एक पेपर पे लिखने की, ताकि आप लोग इसको प्रिंट आउट लेकर इसका अच्छे से कलर्ड प्रिंट आउट लो, ताकि आप मैंने जैसे अलग अलग कलर से हाईलाइट करें तो आपको भी ध्यान रहे। फाइन, एंड पेस्ट इट समवेयर अपने बेड के सामने, ऑन योर अलमीरा और ऑन योर स्टडी रैक समथिंग, ताकि आप इसको बार बार देखो, इससे आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है। तो हिडन बेनिफिट्स क्या हो गए इसको, अगर आप अच्छे से इतने अच्छे लेवल के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डेफिनेटली आपको CBSE में हेल्प मिलेगी, ठीक है। आपके जो और ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं, NSO होता है, SFO होता है वगैरह, ठीक है, अब वो भी क्लियर कर पाओगे, तो इससे आपको क्या मिलेगा, बूस्ट भी मिलेगा कि हाँ भाई हमारा ये इसमें इतने अच्छे मार्क्स आ गए, मतलब हमारा NTSE भी अच्छे होने वाला है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है, ठीक है। 20 मार्क्स का जो आपका CBSE में ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसके लिए वो तो एक तरीके से आपका प्रिपेयर हो ही गया। तो आप मान लो कि CBSE के लिए तो आपको सिर्फ 60 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, सिर्फ ये प्रिपेयर करना है कि लिखना कैसे है। कंसेप्ट वगैरह भी आ गए आपको, कंसेप्ट भी आप ढंग से पढ़ोगे। अगर आप एक ऐसे पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कंसेप्ट क्या ऊपर से थोड़ा ना पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, और डिटेल में क्या पढ़ोगे, अपनी NCERTs। तो आपके CBSE अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं आपके लिए, ठीक है। और पढ़ना कहाँ से है कि बेसिकली हमारा जो सोर्स होना चाहिए, कोर्स गाइड क्या होनी चाहिए। कोर्स गाइड भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। अगर मैं कोर्स गाइड की बात करूं कि भाई मुझे पढ़ना कहाँ से है, तो कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं होता। देखो मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था कि आपको CBSE के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो आप इसके लिए भी ऐसे ही कर सकते हो। जैसे आपके पास NCERT और एग्जाम्पलर तो है ही है, ठीक है। NCERT और एग्जाम्पलर से तो पहले आप क्या करोगे, NCERT से आप अपने ढंग से कंसेप्ट क्लियर करोगे, एग्जाम्पलर से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। न्यूमेरिकल्स भी हैं, सब्जेक्टिव टाइप, रीजनिंग टाइप, हॉट्स क्वेश्चन भी होते हैं उसमें, ये सब कर लोगे, ठीक है। फिर आप क्या करो, प्रैक्टिस पेपर, जैसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, मैं भी आपको करवाऊंगी इसके क्वेश्चंस, तो उसके जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं वो प्रिपेयर कर लिए। उससे आपकी एक स्पीड भी बन गई, क्योंकि देखो आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए आपको एक स्पीड की भी हो जाएगी, अच्छे से तैयारी हो जाएगी, वो आपके प्रैक्टिस पेपर्स में से हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह। और जब आपको लगे आपकी तैयारी पूरी हो गई है तो आप टेस्ट सीरीज दे दो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपनी NTSE के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो मार्क माई वर्ड्स, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, एंड बाय माई एडवाइस एवरी किड मस्ट फॉर ऑल, सब बच्चे इस बार जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं CBSE में, उनको ये करनी ही करनी है, इट्स अ मस्ट फॉर ऑल। सब बच्चों को ये पेपर देना ही देना है, फाइन। तो आई होप टू सी यू इन द कमिंग वीडियोस ऑफ NTSE प्रिपरेशन, एंड प्लीज फोकस योर सेल्फ, गेट अ प्रिंट आउट, पेस्ट इट ओवर समवेयर, और प्लीज इस चीज के लिए सोचना स्टार्ट करो, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी या।